सारा खेल टारगेट और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है। आपका टारगेट जितना अधिक स्पष्ट होगा और आप अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जितने अधिक उत्साहित होंगे, आपकी रुचि विषयगत में उतनी ही अधिक बनी रहेगी। लेकिन अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको प्राप्त क्या करना है, तो उसके बाद आपके मन में एक स्वाभाविक सी उबन होगी, थकन होगी और आपका मन आपसे कहेगा कि हाँ, बहुत काम हो गया, चलो आराम करते हैं। और आराम करते समय आप क्या करते हैं? आप सोते तो बिल्कुल नहीं हैं। आप करते ये हैं कि आप मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और मैसेजेस को आप पढ़ने लगते हैं, कोई किताब लेते हैं, कोई अखबार उठाते हैं, या फिर मतलब यही काम है कि स्टडी तब भी आप कर रहे होते हैं और स्टडी तब भी आप कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में आपका मन आपसे कहता है कि हाँ, अब आप अपनी टेंशन, अपनी थकान को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अगर आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल अस्पष्ट है, तो आपको थकान भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। देखिए, कोई भी ध्येय बिना कीमत दिए आपको हासिल नहीं होने वाली है। दूसरी बात यह है कि लोगों को टीवी देख रहे हैं तो देखने दीजिए, गप लगाने दीजिए, सोते रहने दीजिए। आपके पास इसके लिए समय बिल्कुल नहीं है। ध्येय में डूबे व्यक्ति को ध्येय के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता और दिखाई देना भी नहीं चाहिए। सभी सफल लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी उसकी एकाग्रता। और आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि प्रयोग जब वो आराम करते थे तो उसके उपरांत वो जो कुछ खोज रहे हैं उसके मिलने तक अथवा उसके लिए संभव सभी प्रयत्न समाप्त हुए बिना वो कभी नहीं रुकते थे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1093 जो पेटेंट हैं वो एडिसन के नाम से हैं और यह मात्र एक संयोग की बात नहीं हो सकती है, यह एक दृढ़ संकल्प की बात है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट से। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी थी। और ये जो सुनवाई थी फ्रेंड्स वो थी पेपर लीक को लेकर। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 जनवरी को जब परीक्षा हुई थी तो उसके एक घंटे पूर्व ये अफवाह उड़ी थी कि पेपर आउट हो गया था और इसके लिए अभ्यर्थियों ने लगभग 40 दिन तक पेपर को आउट करने के बारे में, रद्द करने के बारे में, आउट होने संबंधित मतलब जो उन्होंने प्रदर्शन किया था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और अंत में ये मामला जो था वो याचिका के रूप में कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट ने जो सरकार से इस संदर्भ में सफाई मांगी है कि अगर सरकार ये साबित कर रही है कि परीक्षा का पेपर जो था वो आउट नहीं हुआ है तो इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट में दिए जाएं। हालांकि कल इस पर जो है हियरिंग होनी थी, सुबह से लेकर शाम तक खासी उत्सुकता सभी के बीच बनी रही कि इस पर हियरिंग होगी, लेकिन देर शाम तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई और ना ही सरकार की ओर से कोई दस्तावेज कोर्ट में जमा किया गया। इस पर जो नेक्स्ट डेट होगी वो कब लगाई गई है इसके बारे में भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि फ्रेंड्स, सारी चीज़ों के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 6 जनवरी से पूर्व आपने जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं और अब आगामी जो परीक्षाएं हैं उस पर आप फोकस रखिए। और ये जो भर्ती होगी अब समय के अधीन है, अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऑल ओवर यही आप कह सकते हैं कि कल एक चुनाव रैली के दौरान जब मुख्यमंत्री के समक्ष बीएड और बीटीसी ने अपनी बात रखी तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रदेश में योग्यतम शिक्षकों के चयन के प्रति कृत संकल्प हैं और आगे चलकर वो योग्यतम का ही चुनाव करेंगे। तो इससे हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि अभी ये भर्ती किस दिशा में आगे जाने वाली है, लेकिन एक अनुमान लोगों ने ये लगाया कि ये जो मुख्यमंत्री का कथन है वो 60-65 के समर्थन में ही है। यानी मतलब ये कि आगामी जो कुछ भी कदम सरकार उठाएगी वो 60-65 को देखते हुए उठाएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि डबल बेंच में जाने के बारे में अभी तक कोई भी डिसीजन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही थी कि 10 अप्रैल तक इसके बारे में कोई मतलब कि सरकारी जो निर्णय है वो ले लिया जाएगा और इस पर मीटिंग वगैरह होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि सब कुछ समय के अंदर है और उसके बारे में कोई भी आपको अपडेट नहीं कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है फ्रेंड्स कि शिक्षा मित्र जो कि चाहते हैं कि ये भर्ती जो है वो 40-45 पर हो। इसी के साथ डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट हैं, वो भी चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर में उन्हें जो है वरीयता दी जाए, उन्हें वेटेज दिया जाए। हालांकि बीएड के बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि बीएड को जो प्राथमिक में एंट्री मिली है तो वो एनसीटीई के लेटर और जो संशोधन हुए हैं उसके अंतर्गत है।
तो इसमें कोई भी प्रदेश सरकार संशोधन नहीं कर सकती है। एनसीटीई ही योग्यता को मतलब जो योग्य अध्यापक होते हैं और शिक्षा के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो बनाती है, और इसमें अगर कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन देना चाहती है तो सबसे पहले वो एनसीटीई की ओर ही देखती है। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी लोग बीएड वाले हैं, अगर उनके मन में आता है कि आगे चल के बीएड आउट हो सकता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीएड इन हुआ है, और इतनी आसानी से ये आउट भी नहीं होगा। फिलहाल जो सामने आपकी वैकेंसी है उस पर आप फोकस रखें, और 69,000 के बारे में जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अब यहाँ पर आरआरबी में जो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो परीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगले 2 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों को जो है बुलाया जाएगा। तो मतलब 2 वीक का समय है आपके पास। अगर आपने अभी तक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो लोग शामिल हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट अभी तक इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करवा लें, क्योंकि इसके बारे में अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, नोटिस कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है उसके अकॉर्डिंग कुल प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड में 14,288 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया था, जिसमें 12,189 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 8,144 अभ्यर्थियों ने इसे क्वालिफाई किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इनका। 4,045 अभ्यर्थी जो है डिसक्वालीफाई हो गए, और 459 फीमेल कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें 323 जो है फीमेल कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुई थी, जिसमें 157 ने इसे क्वालिफाई किया, बाकी 166 जो थी वो डिसक्वालीफाई रही। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी पीईटी से संबंधित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पर। NIRF एक रैंकिंग होती है जो कि MHRD, ठीक है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष जो है जारी की जाती है, और इसमें पूरे भारत से जितने भी जो है तो फ्रेंड्स, इसमें पूरे भारत से जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है, और ये शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 से। इस बात को याद रखिएगा कि सामान्य अध्ययन के पर्पज से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि NIRF की जो ताज़ा रैंकिंग अभी सोमवार यानी कि कल जारी हुई है, तो उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 200 में भी स्थान नहीं बना सका है। आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 42वें स्थान पर है, और इसमें IIIT 82वें पायदान पर सूची में जगह बनाए हुए है। BHU तीसरे स्थान पर कायम है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तुलना में इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी पीछे है। BHU 2017 और 2018 की तरह इस बार भी टॉप 100 विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर कायम है। तो फ्रेंड्स, सू आउट्स ने सूची में बनाई जगह, यानी कि सैम हिगन बाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज ने पहली बार NIRF की रैंकिंग की सूची में जगह बनाई है। सुआउट्स को फार्मेसी में बेहतर प्रदर्शन के लिए 56वीं रैंक मिली है, और इसके लिए सुआउट्स सूची से पहले बाहर था। फिलहाल फ्रेंड्स, ये सारी खबरें हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी दिनों से गिरावट पर है, और इसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में TGT और TGT 2011 का जो विज्ञापन था उसमें अंतिम चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी की गई है। TGT के बारे में भी मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही हालत TGT के बारे में भी है। तो यहाँ पर भी जितने पद विज्ञापन में थे वर्तमान में उतने पद अब रिक्त नहीं हैं, और अब जो सूची जारी की गई है चयन बोर्ड के द्वारा उसमें जितने पद विज्ञापन में थे उतने ही पदों के सापेक्ष जो सूची थी वो जारी हुई है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग इस परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं सबको जो है नियुक्ति नहीं मिलेगी। जो पद घट गए हैं अब उतने अभ्यर्थी बाहर रहेंगे। उन पर क्या करना है इसके बारे में अब उन्हें इंतजार करना होगा कि आगामी कितनी देर तक और क्या उन्हें करना है, कितनी देर उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसकी मुख्य वजह ये होती है कि 2011 का विज्ञापन 2016 में जाके परीक्षा हुई, 2019 में जाकर नियुक्ति मिल रही है। तो इतने लंबे समय में निश्चित रूप से पदों की संख्या में फेरबदल तो होना ही था। फिलहाल फ्रेंड्स, कुल जो है 343 मूल पद थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वर्तमान में जो 321 पद ही इसमें खाली हैं। गणित विषय में अगर आप देखेंगे तो 244 पद विज्ञापित थे, जिसमें वास्तविक में
28 पद ही हैं। गृह विज्ञान में 51 से पद घटकर 48 हो गए हैं, जबकि अगर बात करें कृषि के बारे में तो 20 से 19 पद वर्तमान में बचे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि गणित में से बहुत सारे पद इसमें गायब हो गए हैं। फिलहाल एक लंबी प्रक्रिया जब चलती है किसी भी चयन बोर्ड के द्वारा तो यही होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो उस समय युवा थे या प्रौढ़ हो चुके होंगे, और ऐसी स्थिति में मतलब हताशा तो मन में आती ही है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, आपको उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आशा से आकाश थमा है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फ्रेंड्स अगली भर्ती पर, सॉरी अगली न्यूज़ पर। न्यूज़ है कि प्राचार्य भर्ती की न्यूनतम अर्हता में यूजीसी का नियम ही लागू होगा। वर्तमान में आपको पता ही होगा कि 290 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया गया है यूपीएचईएचसी के द्वारा, जिसमें जो है प्राचार्य के पद हैं, और इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 15 अप्रैल। फिलहाल फ्रेंड्स, इसके बारे में यही कहूँगा कि प्राचार्य पद के लिए शोध अनुभव की अर्हता के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि उसमें एमए, एमफिल या अन्य स्तर पर लघु शोध प्रबंध आदि का शोध निर्देशन करने, प्रोजेक्ट शोध पत्र लेखन या फिर इस तरह की अन्य शोधात्मक गतिविधियों कार्यों के निर्देशन का अनुभव इसमें शामिल हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और इसमें जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। और इस बीच अलग अलग समूह की ओर से 3 आवेदकों ने प्रत्यावेदन भी दिए हैं, जिसमें सारी सूचनाएं आपको जो है इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। आपको बता दें कि डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर एस.एन. शर्मा ने अपने प्रतिवेदनों में यूजीसी की ओर से 18 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना लागू करने का अनुरोध किया। बैठक में कहा गया कि अध्यापकों की चयन प्रक्रिया नियमावली 2014 के नियम 3 में कहा गया है कि अध्यापक यानी कि प्राचार्य भी इसमें शामिल है के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो यूजीसी और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर निर्धारित की जाएगी। यूजीसी की जो अधिसूचना 18 जुलाई 2018 को जारी की है उसे राज्य सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है, न ही यूपीएचईएससी को इसकी कोई सूचना ही मिली है। इसके लिए उसके उपबंधों को अभी लागू नहीं किया जा सकता है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन ने 3 दिसंबर 2013 को जारी जो आदेश है उसमें यूजीसी से निर्गत 2010 को ही अंगीकार किया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। और अगली खबर माध्यमिक शिक्षा चयन में विलंब और रिजल्ट सुधार से घटे पद, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। और अब आगे बढ़ते हैं। बीएड के जो प्रवेश परीक्षा है 15 अप्रैल को प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। तो प्रवेश पत्र को आप 2 प्रतियों में डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ निर्देश को एक बार अवश्य ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 15 अप्रैल की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली होगी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी पाली होगी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, और इस परीक्षा में कुल 6,09,209 अभ्यर्थियों के लिए 15 जिलों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और अब आपको बता दें, एक चौंकाने वाली खबर ये भी है कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र वेटेज की डिमांड करते हैं, हालांकि उनके वेटेज को चैलेंज किए जाने से संबंधित कुछ याचिकाएं दाखिल भी हैं और कुछ नई भी दाखिल करने की योजनाएं अभ्यर्थी बना रहे हैं कि एक साथ 25% का वेटेज उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य जो मतलब कॉलेजेस हैं, सॉरी अन्य जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इतनी अधिक वेटेज इनको नहीं दिया गया है। तो इनके वेटेज को घटाने के बारे में भी बात की जा रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक विद्यालयों में मांगी है वरीयता, यानी कि वो चाहते हैं कि वो भी बीएड की अपेक्षा कुछ वेटेज लेकर इस परीक्षा में शामिल हों। और इसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात की है, जिस पर डॉक्टर शर्मा ने उन्हें समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया है। फिलहाल इसके बारे में निस्तारण के तौर पे अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो हालांकि सरकार के अधीन है, लेकिन वेटेज देना इतना आसान कार्य नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 12वीं के बाद 4 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है उसके नियम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 12वीं में कम से कम 50% अंक पाने पर ही आप ये कोर्स कर सकेंगे, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए ये कोर्स जो है बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, 12वीं के बाद 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने जारी कर दिए हैं। एनसीटीई ने 2 नए कोर्स शुरू किए हैं, और इन कोर्सेज की पहली अधिसूचना को लेकर सरकार ने संशोधन भी किया है। अभी तक प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर से शिक्षण के लिए डीएलएड जरूरी था। अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक शिक्षण के लिए बीएड करना अनिवार्य था। इस बीच एनसीटीई ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी शुरू करने का ऐलान किया है। और इसकी सूचना जो है वो जारी करते हुए एनसीटीई ने बताया कि
इसमें जो है मान्यता के लिए आवेदन भी मांग लिए थे। इस बीच किसी वजह से प्रक्रिया जो थी वो रोक दी गई थी। अब सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। एक आईटीईपी की जो क्या लिखा हुआ है, आईटीईपी, ठीक है, देखो इसको याद याद रखिएगा आप, क्योंकि अब ये जो टर्म होगा बार बार प्रयोग में लाया जाएगा, आईटीईपी, ठीक है। तो आईटीईपी प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने के लिए होगा, जबकि दूसरा जो आईटीईपी कोर्स अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाने के लिए होगा। दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि जो होगी वो 4 वर्ष की होगी और इसमें 12वीं के बाद दाखिला होगा और इन पाठ्यक्रमों के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और प्रत्येक कॉलेज में 50 सीटें होंगी और ये भी आपको बताना चाहिए कि हालांकि अगर कुछ कॉलेज इससे अधिक सीटें लेना चाहें तो वो मानक को बढ़ाकर सीटों की संख्या भी बढ़ा सकेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी खबरें बहुत ही अधिक हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी हाल ही में मैंने एक सर्वे किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग सुपर टेट परीक्षा में शामिल हुए हैं उसमें मतलब कितने लोग जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, मतलब ये किस से किस रेंज में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि मैक्सिमम जो हैं वो 100 से 105 के बीच में ही हैं, ठीक है। और 110 के ऊपर मात्र जो है 18% लोग ही परीक्षा में अंक प्राप्त कर सके हैं। फिलहाल इसके बारे में एक पूरी एनालिसिस लेकर आज शाम तक आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आप सभी का जो सहयोग है उसकी अपेक्षा करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।